जो लिमिटेशन एक्ट का जो बेसिक बात है जिसको अपने बोलते हैं कि भाई जो लिमिटेशन एक्ट है वो आपका रेमेडी को बार करता है। तो एक पॉइंट याद रख लेना जो सेक्शन 3 से ही कनेक्ट होता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो बार करता है, बार मतलब आपको रोकता है रेमेडी से, आपकी राइट को खत्म नहीं करता। ये क्या कहना चाहता है कि भाई मान लीजिए मैं आपके ऊपर केस कर सकता था, आपने मुझसे पैसे लिए, मैं केस कर सकता हूं 3 साल में, 3 साल का पीरियड खत्म हो गया तो मैं अब केस नहीं कर सकता, मेरी रेमेडी नहीं रही, अब मैं कोर्ट नहीं जा सकता। पर अगर ये बोला जाए कि क्या मेरी राइट भी खत्म हो गई है, नहीं। अगर आप मान लीजिए 3 साल बाद खुद से मुझे पैसा देते हो, मैं केस नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझे मेरा पैसा वापस दे देते हो तो मुझे मेरा पैसा मिल रहा है। राइट तो तब खत्म होती कि अगर आप मुझे मेरा पैसा वापस दे रहे होते और मैं पैसा ले भी नहीं सकता था, तब हम बोलते कि भाई अब तो राइट भी खत्म हो गया है। तो राइट खत्म नहीं होता है, सिर्फ रेमेडी खत्म होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिटेशन एक्ट बार्स रेमेडी, नॉट राइट। ये पॉइंट एक ध्यान रख लेना। कोर्ट जाने का आपका अधिकार खत्म होता है, ऐसा नहीं कि आपका अधिकार राइट ही खत्म हो जाती है। कोर्ट जाने का अधिकार, राइट टू रिलीफ खत्म होता है, आपका कभी भी मेन जो अधिकार है वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये है सेक्शन 4 अपना हो चुका था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 5, जिसको हम बोलते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये जो सेक्शन है ये हर केस में नहीं लगता। अभी तक अपने ने बोला कि सेक्शन 3, सेक्शन 4 सूट को भी लगता है, अपील को भी लगता है, एप्लीकेशन को भी लगता है। अब ध्यान देना, ये सेक्शन 5 जो है वो लगता है अपील को, वो लगता है एप्लीकेशन को, और इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन नहीं, अदर देन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी। अपील को लगता है, एप्लीकेशन को लगता है, किसको नहीं लगता ये ध्यान रख लेना, सूट को नहीं लगता, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी को नहीं लगता, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सेक्शन 5 कब लगता है, सेक्शन 5 कब नहीं लगता। अब ध्यान देना, सेक्शन 5 ये बोलता है कि भाई पहली बात तो लगता किसी को, किसको है, उनके लिए बात कर रहा है ये, कि अगर कोई आप अपील है, उस अपील को किसी समय में फाइल कर सकते थे बट वो टाइम खत्म हो गया, तब भी आप उस टाइम के बाद भी कोर्ट में केस फाइल कर, अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करवा देते हैं कि आपकी कोई मजबूरी थी, आपके पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड था जिसकी वजह से आप टाइम पर नहीं आ पाए। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये अपील और एप्लीकेशन को लगता है तो अपने ऐसा ही एग्जांपल उठाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, वो कोई मतलब किसी कोर्ट में अपील फाइल कर सकता था 1 जुलाई तक, लगभग 20-25 जून के आसपास उसके घर में कोई हादसा हो गया। अब हादसा हो गया तो वो जा नहीं सकता, तो जा नहीं सकता तो इसको समय निकल गया, 1 जुलाई से ऊपर का समय हो गया, प्रिस्क्राइब पीरियड तो खत्म हो गया था। तो अगर वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट को बोलता है कि साहब मेरे घर में कोई हादसा हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, कोर्ट मानेगी। साहब मैं बीमार हो गया था, कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा है, तो सेक्शन 5 उसको अपने जनरली बोलते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले, जो किस में लगता है, सिर्फ इन 2 केसेस में लगता है। और सेक्शन 5 बोलता क्या है, सेक्शन 5 ये बोलता है अगर अपील या फिर एप्लीकेशन कैनॉट बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, याद रखना पूरे सेक्शन 3 से लेकर 11 तक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ही चलेगा। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तो जो भी, इसको अपने बोल सकते हैं जो भी पर्सन है वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को ऑफ सफिशिएंट ग्राउंड, कि भाई मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट वजह रही है जिसकी वजह से मैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में नहीं आया, तो जो कोर्ट है
may accept appeal or application after expiry of prescribed period. अब ध्यान देना, किसको लगता है अपील और एप्लीकेशन पे। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड सिंपल सा है कि भाई आप सेटिस्फाई करवा दो, कुछ भी सफिशिएंट ग्राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन 5 कोर्ट की इच्छा पर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट की इच्छा पे है। अगर कोर्ट को लगता है कि वजह सही है तब कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, अगर नहीं करेगी। दिस इज कंडोनेशन ऑफ डिले। सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें ध्यान रखनी है, सेक्शन 5 किस चीज को लगता है और सेक्शन 5 कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में है क्या? जी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में, कोर्ट की इच्छा है, एक्सेप्ट करे या ना करे। ये दो बातें अपने को ध्यान रखनी, किसको, और दूसरा पॉइंट डिस्क्रिप्शन। ये है सेक्शन 5। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो सेक्शन 5 से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही बनेगा प्री में, और कुछ नहीं बनेगा। या हेडिंग बन सकती है, कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट कंडोनेशन ऑफ डिले, ये सब चीजों को, सेक्शन 5। अब आ जाइए, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। सेक्शन 6 से 8 जो बात करता है लीगल डिसेबिलिटी। अब ध्यान देना, सेक्शन 6 किसको लगता है, या सेक्शन 6 से 8 किसको लगता है? सूट को लगता है, एप्लीकेशन को लगता है, अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी। सेक्शन 5 जिसको नहीं लगता, सेक्शन 6 उसको लगता है। ये ध्यान दे देना, किसको लगता है। अब सेक्शन 6 बोलता क्या है? सेक्शन 6 का सबसे बेसिक रूल है कि भाई जिस दिन से अपने को प्रिस्क्राइब्ड पीरियड चालू करना था या पीरियड ऑफ लिमिटेशन को गिनना चालू करना था, अगर उस दिन से वो जो पर्सन है जो केस फाइल कर सकता था, जो सूट फाइल कर सकता था, जो एप्लीकेशन डाल सकता था, अगर वो लीगल डिसेबिलिटी में है। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब इडियट है, दिमाग से थोड़ा मेंटल हो रखा है, इनसेन है, माइनर है, चाइल्ड इन मदर्स, वो मां के पेट में भी जो बच्चा है वो भी माइनर माना जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब ध्यान देना, जिस दिन से केस का पीरियड चालू करना था, गिनना था, जैसे नॉर्मल अपने क्या बोलते हैं, ऐसे का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपके साथ एक हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ 1 जून को, 1 जून को, तो कोज ऑफ एक्शन तो 1 जून को ही बन गया। कोज ऑफ एक्शन तो 1 जून को ही बन गया। फॉर एग्जांपल, आप मेरे से मेरी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले गए, अब वो वापस नहीं दे रहे हो, मेरे को केस फाइल करना है, तो आप कब लेकर गए? आपने कब मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा? आपने बोला 1 जून को। तो मैं कब से कब तक केस फाइल कर सकता हूं? 1 जून से लेकर 3 साल तक। मान लीजिए 1 जून 2025 है, 1 जून 2028, नॉर्मली बात कर रहे हैं अपने। अब कहानी ये आती है कि जिस दिन से वो पीरियड गिनना चालू करना था, उस दिन तो पता लगता है कि भैया ये जो बंदा है, ये ए जो केस फाइल कर सकता है, ये तो मेंटली अनस्टेबल है, ये तो माइनर है, लीगली डिसेबल्ड है। ये तो इसको क्या बोलते हैं, कानून ने इसको लीगली डिसेबल्ड माना है कि एज पर लॉ डिसेबल्ड है। डिसेबिलिटी बहुत तरह की हो सकती है, फिजिकली, मेंटली। कानून के हिसाब से ये 3 है। सेक्शन 6 सिर्फ 3 को कंसीडर करता है, इडियट, इनसेन और माइनर। लीगली डिसेबल्ड है। अब वेट किया जाएगा जब तक डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। जब तक डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती वेट किया जाएगा। डिसेबिलिटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद इसको समय दिया जाएगा। कितना? जितना समय इसके पास जनरली होता, जितना समय इसके पास जनरली होता। ये है सेक्शन 6। सेक्शन 6 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि भाई जिस दिन से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड या पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिनना चालू करना था, उस दिन वो बंदा डिसेबल्ड था, लीगली डिसेबल्ड था, तो क्या करेंगे? वेट किया जाएगा। जब तक वो लीगली डिसेबल्ड है तब तक पीरियड नहीं चलेगा। जब तक वो लीगली डिसेबल्ड है पीरियड नहीं चलेगा। कब चालू होगा? जब डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद पीरियड चालू होगा, और उसके बाद उसको कितना समय दिया जाएगा? जितना समय उसको नॉर्मली दिया जाता। ये है लीगल डिसेबिलिटी।
पर इसमें एक पॉइंट याद रखना, पिछली बार तो नहीं पर पिछली से पिछली बार इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था उस पॉइंट पे। ये सेक्शन तभी लगता है अगर लीगल डिसेबिलिटी कब है, जिस दिन पीरियड चालू होना था। पीरियड चालू हो चुका है, 1 जून को जब हादसा हुआ तब वो सही है, 10 जून को वो बीमार होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक्शन 6 नहीं लगेगा। जिस दिन पीरियड चालू होना था उस दिन होना चाहिए। पीरियड चालू होने के बाद वो डिसेबल्ड हो गया, वो दिमाग से पागल हो गया, इडियट हो गया, कुछ भी हो गया, अब पीरियड नहीं रुकेगा। एक बार समय चालू हो गया अब नहीं रुकेगा। ये बात सेक्शन 9 में भी बोली गई है, ये बात आपके सेक्शन 6 के सब सेक्शन 5 में भी बोली गई है। अभी अपने इसको पढ़ेंगे, पर ये चीज ध्यान रखोगे आप, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई लीगल डिसेबिलिटी कब से होनी चाहिए, जब से पीरियड गिना जाएगा तब से, या पीरियड के दौरान कभी भी, जब से पीरियड गिना जाना है उस दिन से, जिस दिन से स्टार्ट। फॉर एग्जांपल 1 जून से पीरियड गिनना है तो 1 जून को वो लीगली डिसेबल्ड होना चाहिए। अगर 2 जून को है, नहीं, सेक्शन 6 नहीं लगेगा। अब आते हैं सेक्शन 6 पे, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। सेक्शन 6, पहली बात, सेक्शन 6 किस चीज को लगता है और सेक्शन 6 के अंदर लीगल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। अब आ जाइए सेक्शन 6 कहता क्या है। सेक्शन 6 के कई सबसेक्शन है, 1 2 3 4 5 सबसेक्शन है। अपने सबसेक्शन वाइज चलेंगे, ठीक है, हेडिंग देते हुए चलेंगे। इफ अफेक्टेड बाय वन लीगल डिसेबिलिटी, और दूसरी बात अब यहां ध्यान देना, पर्सन अफेक्टेड बाय लीगल डिसेबिलिटी। दूसरी बात, लीगल डिसेबिलिटी एट स्टार्टिंग बोल दीजिए, या फिर ऑन डे ऑफ स्टार्टिंग, और इजीली लिखते हैं स्टार्टिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, और लीगल डिसेबिलिटी ऑन डे एट विच प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज टू स्टार्ट। स्टार्ट बोल दो या फिर जहां से अपने को कैलकुलेट कर, ये दो बातें होनी चाहिए। एक तो उसको लीगल डिसेबिलिटी होनी चाहिए। लीगल डिसेबिलिटी कौन सी, जो हमने सेक्शन 6 में बात की है, और वो लीगल डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग से होनी चाहिए, पहले दिन, जिस दिन से पीरियड चालू होना है उस दिन होनी चाहिए। बाद में हुई है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे पहले लीगली डिसेबल्ड था, जिस दिन वो पीरियड चालू होना है उस दिन से। भाई मान लो 1 जून को हादसा हुआ है, 1 जून से पीरियड चालू होगा, 1 जून को वो लीगली डिसेबल्ड। ये दो चीजें हैं तब सेक्शन 6 लगेगा, मतलब सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 लगेगा। और ये बोलता है कि भाई जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो नहीं चालू होगा, कैलकुलेट होना चालू नहीं होगा। कब तक, जब तक डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। अब उसी के बाद अगर डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी फिर अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 कब लगता है, अगर किसी बंदे को एक बीमारी है, एक लीगल डिसेबिलिटी है, चाहे तो मान लो माइनर है या फिर इडियट है या फिर इंसेन है, तो उस केस के अंदर क्या बोला गया है कि भाई अगर किसी बंदे को एक लीगल डिसेबिलिटी है और कब है, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की स्टार्टिंग में, जहां से वो कैलकुलेट होना चालू होगा, तो लीगल जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो रन नहीं होगा, चालू नहीं होगा। हाँ, कब तक नहीं होगा, जब तक डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। डिसेबिलिटी जब खत्म हो जाएगी उसको कितना समय मिलेगा, जितना समय उसको नॉर्मली मिलता। मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहता है 3 साल, तो 3 साल मिलेगा डिसेबिलिटी के बाद, 12 साल तो 12 साल मिलेगा डिसेबिलिटी के बाद। दिस इज सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1। हमने ऐसा क्यों पढ़ा है, सब सेक्शन 1 2 अभी आगे बात कर लेंगे। सेक्शन 6 2, if affected by two legal disabilities,
ये कहता है अगर उसके कोई दो बीमारी थी, दो बीमारी मतलब बच्चा भी है और मेंटली अनस्टेबल भी है, दोनों है और स्टार्टिंग के अंदर है, तो सेक्शन 6(2) बोलता है जब तक बोथ डिसेबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। भैया ऐसा नहीं है कि बच्चा है और माइनर है, दोनों में से कोई भी एक डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो पीरियड चालू हो जाएगा, नहीं, दोनों खत्म होनी चाहिए, वो प्रॉपर फिट होना चाहिए केस करने के लिए, तब डिसेबिलिटी खत्म मानी जाएगी और फिर प्रिस्क्राइब पीरियड चालू होगा। और कितना टाइम? जितना उसको नॉर्मली मिलता। सेक्शन 6(3) अगर जो डिसेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहती है टिल डेथ। ये क्या बात हुई? मेंटली अनस्टेबल था, कभी सही नहीं हुआ, उसके बाद वो मर गया तो पीरियड तो चालू ही नहीं हुआ। अनस्टेबल था, सही होता तो पीरियड चालू होता, मर गया, वो सही हुआ ही नहीं कभी भी, मर गया। अब क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन इंस्टीट्यूट सूट और एप्लीकेशन आफ्टर डेथ। उसके मरने के बाद उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है फिर वो उसकी जगह ले लेगा। उसको कितना टाइम मिला जाएगा? एज यूजुअल, जो शेड्यूल में टाइम है उतना टाइम मिलेगा। दिस इज सेक्शन 6(3). ये अपने क्यों लिख रहे हैं अब ध्यान देना। ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा सब सेक्शन है, कौन से सेक्शन में बोला गया कि अगर वो पर्सन दो डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है तो दोनों खत्म होनी चाहिए? 6(2). कौन से में बोला गया है कि अगर डिसेबिलिटी डेथ तक चलती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकता है? 6(3). देन कम 6(4). अगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी लीगली डिसेबल्ड है, जहां से मतलब वो बंदा था वो डिसेबल्ड था, वो मर गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया। ध्यान देना, पर्सन है ये लीगली डिसेबल्ड है, ये पर्सन मर गया, अब इसकी जगह इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले लेगा। अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लीगली डिसेबल्ड है, अब क्या करेंगे? वही सेम रूल चलेगा, जो पीरियड है वो रन होगा आफ्टर डिसेबिलिटी सीजेस। इसको भी उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना नॉर्मली टाइम दिया जाता। ये है 6(4). देन फाइनली 6(5), जहां से पिछली बार मेंस का क्वेश्चन आया था, सिंपल सा कि भाई इफ डिसेबिलिटी सीजेस खत्म हो जाती है बट पर्सन डाइज ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ये क्या है जी? ये ऐसा है साहब कि ये पर्सन है, ये लीगली डिसेबल्ड है और फिर क्या होता है? ये सही हो जाता है। अब अपने ने शुरू में बोली थी बात कि सेक्शन 6 ये बोलता है कि कौन गया, लिखा नहीं था क्या आपने ने? शायद नहीं लिखा, चलो देख लेंगे। हाँ ये रहा, शायद नहीं लिखा। सेक्शन 6 ये बोलता है कि लीगल डिसेबिलिटी कब होनी चाहिए? स्टार्टिंग के अंदर। अगर एक बार पीरियड चालू हो गया उसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चालू हो गया फिर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है सेक्शन 6(5), जो हालांकि सेक्शन 9 में भी बोला गया सेम बात, पर सेक्शन 6 का सबसेक्शन 5 बिल्कुल इसी पॉइंट को लेकर बात करता है। वो कहता है कि भाई मान लीजिए बंदा था, उसको लीगल डिसेबिलिटी थी, फिर वो सही हो गया, तो पीरियड चालू हो जाएगा, जब वो सही हो जाएगा तब पीरियड चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए पीरियड चालू हो गया तो उसको थे 2 साल थे केस फाइल करने के लिए, 2 साल थे, सही हो गया, पर 6 महीने बाद वो मर गया। पीरियड चालू हो गया, 2 साल का समय है और 6 महीने बाद मर गया, अब क्या करेंगे? रुकेंगे? नहीं, रुकेंगे नहीं। यहां कानून बोलता है कि भैया डिसेबिलिटी खत्म हो चुकी थी, टाइम आपका चालू हो जाएगा, अब चाहे आप मर भी गए हो, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उतना ही टाइम मिलेगा जितना आपके पास था।
मतलब कि ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि ये बंदा मरा ही नहीं है। तो अगर ये बंदा ना मरा होता तो कितना समय होता, 2 साल, बस 6 महीने वो ले गया, 1.5 साल और बाकी है, बस ऐसा ट्रीट किया जाएगा, ये बंदा मरा ही नहीं है। केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके कर सकता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे ये बंदा मरा नहीं है, पीरियड पे या रनिंग पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज सेक्शन 6 का सब सेक्शन 5। अब ध्यान देते ना, सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी की बात बोलता है। जो क्या बोलता है, 3 तरह की लीगल डिसेबिलिटी होती है, इडियट, इनसेन और माइनर। ये सेक्शन 6 लगता कब है, सूट को लगता है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 को लगता है। ये जो सेक्शन 6 है, ये इन जनरल ये बात बोलना चाहता है कि जिस दिन से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड चालू होना था, जिस दिन से चालू करना था, अगर उस दिन बंदा लीगली डिसेबल्ड है, एक बार समय चालू हो गया उसके बाद वो लीगली डिसेबल्ड होता है, उसके बाद वो बीमार होता है मेंटली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब स्टार्ट होना था उस दिन अगर वो लीगली डिसेबल्ड है तो समय रुक जाएगा, समय स्टार्ट नहीं होगा, वेट किया जाएगा। जैसे सिंपल सा है कि भाई कोई मान लीजिए कॉम्पिटिटर है, कोई गेम है या कोई किसी भी तरह का कोई एग्जाम है, तो उसमें रूल है, वो बना रखा है कि भैया ऐसा है कि अगर आप हमको पहले बता दोगे, तो पहले मतलब जब हम नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उससे पहले कुछ भी बता दोगे कि कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, हम नोटिफिकेशन रोक देंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे। सेम चीज यहां है, पीरियड चालू होने से पहले कुछ भी है तो बता दो, पीरियड चालू हो गया उसके बाद लीगली डिसेबल्ड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात, और यहां पर 5 बातें हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर उसको एक बीमारी है, दूसरा पॉइंट अगर 2 बीमारी है तो दोनों, तीसरा पॉइंट अगर बीमारी तक वो सही नहीं होता, मर जाता है, बीमारी में ही रहता है और मर जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। चौथा पॉइंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर बीमारी है तो। पांचवा पॉइंट, मरता कब है, बीमारी सही होने के बाद, बीमारी, ये पॉइंट ध्यान रखना, बीमारी सही हो गई और फिर मर गया तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकता है और ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो मरा नहीं है, उतना ही टाइम रखा जाएगा जितना उसके पास होता अगर वो मरा ना होता। दिस इज सेक्शन 6 का सब सेक्शन 5। माइनर के केस में याद रखना कि बच्चा अगर मां के पेट में है तब भी यहां पर माइनर माना गया है, ठीक है, ये याद रख लेना। यस, कोई भी डाउट कुछ भी सेक्शन 6 के अंदर। अब ध्यान दे देना, सेक्शन 7। सेक्शन 7 कब लगता है, वैसे सेक्शन 7 भी लगता तो वही सूट, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 इसी को ही लगता है। पर सेक्शन 7 के जो रूल है वो ये है, ये कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन सूट या एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे जॉइंटली, ये ध्यान रखना। हाँ जी, यस, जब लिख लें तब बता देना। चलिए अब ध्यान देना, ये कहता है सेक्शन 7 कब लगता है, ध्यान देना। सेक्शन 7 की सबसे बड़ी जो मेन जो कहते हैं बेस है लगने का, वो ये है कि अगर 2 पर्सन जॉइंटली केस फाइल कर सकते हैं, जॉइंटली, अलग अलग नहीं, 2 पर्सन है वो जॉइंटली कोई केस फाइल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं जॉइंटर ऑफ प्लेंटिफ का केस हो, जॉइंटर ऑफ एप्लीकेंट का हो, 2 पर्सन एक साथ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और उसके अंदर क्या है, वन ऑफ सच पर्सन लीगली डिसेबल्ड है, सारे नहीं, एक, 2 लोग केस फाइल कर सकते हैं, उसमें से एक लीगली डिसेबल्ड है, तब क्या होगा, तब ऐसा नहीं है कि अपने बोल देंगे पीरियड रन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तब यहां पर 2 कंडीशन है, इफ डिस्चार्ज कैन बी गिवन
इफ डिस्चार्ज कैन नॉट बी गिवन। ध्यान देना, अगर तो लीगली, अगर तो केस के जो फैक्ट है, जो सिचुएशन है, वो इस तरह से है कि जो लीगली डिसेबल्ड पर्सन है ना, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, नो डाउट पार्टी बनाना जरूरी है उसको, बट ऐसा नहीं है कि उसके बिहाफ पे जो दूसरे लोग हैं ना, जो दूसरे जो उसके साथी हैं, जो केस फाइल कर सकते हैं, वो उसके बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं, वो उसके बिहाफ पे डिस्चार्ज दे सकते हैं। डिस्चार्ज मतलब अगर मान लीजिए पार्टीज के बीच में समझौता करना है तो वो कर सकते हैं। यहां पर हम क्या बोलते हैं कि दो लोग हैं, जॉइंटली केस फाइल कर सकते हैं, और उसमें से एक लीगली डिसेबल्ड है। तो अगर तो ऐसा है जो लीगली डिसेबल्ड है, उसके बिहाफ पे ये दूसरा एक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो टाइम चालू रहेगा। जिसको अपने क्या बोलते हैं कि अगर जो है, जो लीगली डिसेबल्ड पर्सन है, उसके बिना भी डिस्चार्ज दिया जा सकता है केस में, टाइम चालू रहेगा, सभी के खिलाफ चालू रहेगा। और अगर ऐसा है कि डिस्चार्ज जो है उस लीगली डिसेबल्ड पर्सन के बिना नहीं दिया जा सकता, तब टाइम नहीं चलेगा। ये ध्यान रख लेना, सिंपल सा रूल है। दो या दो से ज्यादा पर्सन केस फाइल कर सकते हैं, और उसमें से होता यह कि उनमें से कोई एक जो है वो लीगली डिसेबल्ड होता है। उस केस के अंदर अगर तो लीगली डिसेबल्ड पर्सन, सीधी सी बात बोलूं, अगर ये नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी का मतलब कि इसके बिना भी केस में काम हो सकता है, तब तो टाइम चलेगा, सभी के खिलाफ चलेगा। अगर ऐसा है कि इसके बिना काम नहीं हो सकता, तब समय नहीं चलेगा। दिस इज सेक्शन 7, बेसिक सा छोटा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। ये इसकी लैंग्वेज जरूर याद कर लेना, कब टाइम चलेगा कब टाइम नहीं चलेगा, सेक्शन 7 किस चीज को लगता है और कब लगता है, ये ध्यान दे देना। अब आ जाइए सेक्शन 8, ध्यान दे देना। जो सेक्शन 6 सेक्शन 7 का एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कब नहीं लगेंगे। व्हेन सेक्शन 6 और सेक्शन 7 डज नॉट अप्लाई। पहला, प्रियम्पशन सूट, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि प्रियम्पशन सूट में सेक्शन 6 और 7 नहीं लगता। प्रियम्पशन सूट क्या होता है? मेरे पड़ोसी ने जगह बेची, मैं कहता हूं ये जगह मैं लेना चाहता हूं, तो भैया केस करना है तो कर दो, इडियट हूं, इनसेन हूं, माइनर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जगह बेच चुका है। आप बोलते हो कि वो बंदा जिसको बेच चुका है उस वो आके प्रॉपर्टी यूज कर ले, आप जब सही होगे, पता नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब सही होगे, तब आके आप केस करोगे। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी बेच चुका है वो, रोकना है तो अभी रोक लो, बस बाद में नहीं कुछ होगा। ये है प्रियम्पशन सूट। इस ग्राउंड पे प्रियम्पशन सूट में सेक्शन 6-7 नहीं लगेगा। प्रियम्पशन सूट का केस फाइल करना है तो तुरंत फाइल कर दो, वहां पर लीगल डिसेबिलिटी के बेस पे पीरियड कभी भी नहीं रुकेगा। ये एक है। उसके बाद ध्यान रखना कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 जो है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को मोर देन 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स तक एक्सटेंड करेंगे। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि भाई ऐसा है, नॉर्मली वो बंदा केस फाइल कर सकता था 2025 तक। कब तक? 2025 तक। सेक्शन 6-7 कुछ नहीं करेगा। अगर 2025 के बाद भी लीगल डिसेबिलिटी चल रही है और लीगल डिसेबिलिटी फिर खत्म होती है, तो उसको मैक्सिमम 3 साल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीरियड पहले ही खत्म हो चुका है। तो ये जो हम पॉइंट बोलते हैं ना कि सेक्शन 6 या 7 जो है, सेक्शन 8 बोलता है कि सेक्शन 7, 6 या 7 पीरियड ऑफ लिमिटेशन को मैक्सिमम 3 साल एक्सटेंड करेगा। ये तब लगता है इफ ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर्ड, वो खत्म हो चुका है,
दूसरा, लीगल डिसेबिलिटी जो होती है वो सीज होती है, खत्म होती है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तीसरा पॉइंट, उस केस के अंदर जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो मैक्सिमम 3 साल है। ये क्या कहना चाहता है? ए जो है केस फाइल कर सकता था जिसका मैक्सिमम समय है 2025 तक केस फाइल कर सकता था। 2025 में वो लीगली डिसेबल्ड था, 2026 में वो सही हो गया। सही हो गया। केस कैसा था? केस था जी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का केस था। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी में कितने समय का केस, कितने समय में केस फाइल कर सकते हो आप? 12 साल। कितने समय में? 12 साल। ध्यान देना, हमने सेक्शन 6 में ये बात बोली थी कि भाई ऐसा है कि अगर लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है उसके बाद आपका टाइम चालू होगा, और कितना टाइम मिलेगा? जितना ओरिजिनली मिलना चाहिए। पर सेक्शन 8 बोलता है हाँ ठीक है, ओरिजिनली टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 साल देने हैं 12 साल दो, पर अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है उसके बाद डिसेबिलिटी खत्म होती है, तब आप 12 साल नहीं दोगे। तब तो आप बोलोगे 2026 से 12 साल और, मतलब 2038 तक केस कर सकता है। वो बोलता है ना, ऐसा नहीं चलेगा, ये तो बहुत आगे का समय हो गया, फिर तब तक कौन कहां कैसे होगा। तो इन्होंने बोला अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है और उसके बाद वो डिसेबिलिटी खत्म हो रही है, मैक्सिमम 3 साल दिए जाएंगे। 3 साल, 2029। ये रूल कब लगेगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर खत्म हो चुका है तो, या फिर हम बोले कि जब भी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है उसके बाद आप टाइम जोड़ोगे, अगर वो टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन से भी बाहर जा रहा है तो मैक्सिमम 3 साल बाहर निकालोगे आप। 3 साल, जैसे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा था 2025 तक, केस फाइल करने का समय था 12 साल, वो सही होता है 2020 के अंदर। 2020 से 12 कितने हो गए? 2032। वो 2032 तक केस फाइल कर सकता है। कानून सेक्शन 8 बोलता है ना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब खत्म हो रहा था साहब? 2025। कब हो रहा था? 2025। ये 2020 में सही हो चुका है, 2025 से 3 साल और बढ़ा दो, बस 3 साल और बढ़ा दो। तो चाहे कभी भी मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से मैक्सिमम 3 साल और बढ़ेगा, मैक्सिमम 3 साल और बढ़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन से वैसे ही बहुत समय हो चुका है, उसके बाद भी बहुत समय हो चुका है, तब भी जैसे डिसेबिलिटी खत्म होगी उससे 3 साल जोड़ देना। सीधा सा रूल क्या है कि या तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से 3 साल, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के दौरान जो है वो सही होता है तो, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म नहीं हो चुका है फिर जिस दिन वो सही होता है उससे मैक्सिमम 3 साल। तो ये 3 ईयर एक रूल फॉलो किया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। 3 ईयर रूल कब कैसे लगता है? अगर तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के दौरान वो सही हुआ है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन मैक्सिमम 3 साल, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल बढ़ जाएगा। पर अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद वो सही होता है तब उसके अंदर जैसे ही वो सही होगा उससे 3 साल के अंदर अंदर वो केस कर सकता है। ये है आपका 3 ईयर रूल जो सेक्शन 8 में फॉलो होता है, पूछा जाता है। ध्यान दे देना कैसे याद रखोगे। ये बोलता है एक, प्रियम्पशन सूट में सेक्शन 6 और 7 नहीं लगता, और दूसरी बात ये याद रख लेना कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन को 3 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये चीज ध्यान रख लेना, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। सेक्शन 8 एक्सेप्शन है, क्या चीजें जो है सेक्शन 6 और 7 को नहीं लगती। सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी, 7 में क्या है, किसको लगते हैं, 6(1) क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, 4 क्या बोलता है, क्या माँ के पेट में जो बच्चा माइनर माना जाएगा, माइनर माना जाएगा, सेक्शन 7। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। देखो, एक तो होता है प्रियम्पशन सूट,
ये जो प्रियम्पशन सूट होता है ना, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि प्रियम्पशन सूट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे पड़ोस वाले ने जगह बेच दी, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं कोर्ट में जा सकता हूँ कि साहब पड़ोसी जगह है, मेरा अधिकार पहला बनता है। कानून कहता है बिल्कुल यार, तुम्हारे पड़ोस की जगह है, तुम्हारा अधिकार पहले बनता है, तो अगर तुम लेना चाहते हो तो ले लो। अगर वो किसी को बेच भी चुका है ना, तो मैं उस पर्सन से ले सकता हूँ, जितने में उसने खरीदी है मैं ले सकता हूँ। कानून बोलता है कि इसका कोई पीरियड नहीं रखा जाएगा। कानून बोलता है कि इसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना, जो 1 साल है, 1 साल है या 2 साल है, वो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है कि प्रियम्पशन सूट ऐसा है कि भाई मान लो मैं बच्चा हूं, मैं बीमार हूं, तो मैं वेट करता रहूंगा। जिसने वो घर खरीदा वो रोज डरता रहेगा कि यार पैसे तो दे दिए, घर भी ले लिया, घर में रह भी रहे हैं, घर को रिनोवेट भी करवा रहे हैं, वो बंदा किसी दिन सही होके केस ना कर दे। तो कानून बोलता है ये नहीं, ये सही नहीं है। एक बंदा है, उसने आपके पड़ोस में जगह ले ली है, अगर आपको तुरंत करना है तो कर दो। तो प्रियम्पशन सूट में लीगल डिसेबिलिटी का ग्राउंड आप नहीं लिख सकते हो। प्रियम्पशन सूट जो है लीगल डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे कभी भी उसका पीरियड एक्सटेंड नहीं होता, सिंपल सी बात है, नहीं होता है। दूसरा, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कितना होगा, 3 ईयर तक बढ़ेगा। अब ये क्या बात है, इसको लेकर दो बातें हैं। एक, जो पर्सन है, जो लीगल डिसेबिलिटी है, वो सीज हो जाती, सीज मतलब वो बंदा सही हो जाता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई जब वो सही हुआ, उससे आप समय जोड़ दो, जितना भी समय है। फॉर एग्जाम्पल वो सही होता है, उसके बाद आप कहते हो कि भाई वो 12 साल में केस फाइल कर सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पर्सन है, ये पर्सन 2025 तक केस कर सकता था, ये बीमार पड़ा है, बीच में ये सही हो जाता है। जब सही हो जाता है, मान लीजिए ये सही हो गया 2020 में, सही हो गया। अब कहते हैं कि 2020 से 12 साल है इसके पास केस करने के, तो हो गया 2032। 2025 तक ये केस कर सकता था अगर लीगली डिसेबल्ड ना होता। 2020 में मतलब ये कोई बीमार रहा और 2020 में सही हुआ, तो एज पर कानून की इसके पास 12 साल थे ओरिजिनली, कोई इमोबल प्रॉपर्टी का केस था जिसमें 12 साल होते हैं, तो अब ये 2032 तक केस कर सकता है। तो सेक्शन 8 बोलता है नहीं, 2032 तक नहीं, मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को, इसको आप 3 साल और बढ़ाओगे, 3 साल और बढ़ाओगे, तो 2025 और 3 2028, 2028, बात खत्म। तो एक तो इस तरह से लगता है ये कि भाई अगर वो बंदा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के दौरान ही सही हो जाता है, तो आप ओरिजिनल टाइम जितना है उतना जोड़ोगे। अगर वो टाइम जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उससे बाहर जा रहा है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को मैक्सिमम कितना बढ़ाओगे, 2028 तक, 3 साल तक। अगर लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो चुका है, यही एग्जांपल ले लो। यहां पर तो वो सही हुआ था 2020 में, यहां पर ये बंदा सही होता है 2026 में, तो यहां पर सिंपल है, 3 साल दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, यहां 12 साल नहीं दिए जाएंगे कि मैं तो एज पर शेड्यूल तो मैं 12 साल नहीं, 3 साल दिए जाएंगे, 2029। ये है 3 ईयर रूल कि भाई अगर वो बंदा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके दौरान सही होता है, तो आप टाइम जोड़ोगे कितना है उसके पास, कितना एज पर शेड्यूल है, वो टाइम जितना भी है, अगर वो टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर जा रहा है, तो आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन में उसको मैक्सिमम 3 साल और दोगे। अगर वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद ही सही हो रहा है, तब तो उसको 3 साल ही दिए जाएंगे, सिंपल लॉजिक लगेगा, 3 साल दिए जाएंगे। और अगर वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के दौरान सही हो रहा है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना बढ़ जाएगा, 3 साल, मैक्सिमम 3 साल बढ़ सकता है। ये है सेक्शन 8 का 3 ईयर रूल। हेलो हेलो। क्लास है, अभी चलेगी, बताओ। चल रही है, अभी तो चलेगी क्लास, बताओ कैसे। अभी तो नहीं यार। नहीं नहीं, अभी क्लास चल रही है। 15 मिनट। सॉरी यार। चलो, ये शिवम डाउट क्लियर हुआ।
ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। अब दो सेक्शन है, सेक्शन 9 जो सिंपल सी बात बोलता है कि अगर वंस टाइम बिगिंस टू रन, जो अपने कई बार बोल चुके हैं कि भैया एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू हो गया ना, या तो शुरुआत से रुका हुआ है, जैसे 6 में रुका था, 7 में रुका, 8 में रुका, शुरुआत से, तब तो ठीक है। एक बार चालू हो गया, उसके बाद चाहे कुछ मर्जी हो जाए, वो बंदा बीमार हो गया, वो बंदा इनेबल हो गया, वो बंदा मर गया, टाइम नहीं रुकेगा, टाइम नहीं रुकेगा। तो मान लीजिए मैं केस फाइल कर सकता था, आज मान लीजिए मेरे साथ कोई हादसा होता है और मैं केस कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लीगली डिसेबल्ड कुछ भी नहीं है, मैं कर सकता हूं। आज से टाइम चालू हो गया, एक महीने बाद मैं बीमार हो जाता हूं, टाइम तो चालू हो चुका है ना, टाइम तो रन कर रहा है, मैं तो बीच टाइम में बीमार हुआ हूं, बीच टाइम में मरा हूं, टाइम नहीं रुकेगा। मर गया तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा मेरी जगह, उसको कितना टाइम मिलेगा, जितना मुझे मिलता। मैं बीच में बीमार हो गया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं रुकेगा। तो ये ध्यान रख लेना, सेक्शन 9 एक बार टाइम चालू हो गया वो रुकेगा नहीं, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। सेक्शन 10 ट्रस्टी वाले जितने भी केस होते हैं उनमें कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होता, नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये याद रख लेना, ट्रस्टीज के लेकर जो भी केसेस होते हैं ना, जो भी आप मान सकते हो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये सब जितने भी हैं, इन सबको लेकर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अपना जो लिमिटेशन एक्ट है वो नहीं बात करता। वो कहता भैया इन कोई भी केस आप किसी के ऊपर कर रहे हो या ट्रस्टी कर रहा है, बीइंग अ ट्रस्टी, तो उन केसेस के अंदर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बताना भूल गया, सेक्शन 9 अप्लाई, सेक्शन 9 किसको लगता है, सूट को और एप्लीकेशन। सेक्शन 10 कि अगर कहा गया किसी के खिलाफ आप केस कर रहे हो या ट्रस्टी केस कर रहा है, या कोई भी ऐसा केस जो ट्रस्टी वाली चीजों को लेकर है, ट्रस्ट की चीजों को लेकर है, कोई केस नहीं, और कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है उसका, कभी भी कर लेना। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया, सूट इन इंडिया, लिमिटेशन एक्ट लगेगा, ये याद रख लेना, लिमिटेशन एक्ट लगेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट इंडिया के बाहर हो रहा है और उसका जो केस फाइल हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, लिमिटेशन एक्ट लगेगा उस पर कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का केस है, कितने समय में कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसी किसी भी कोर्ट में आप केस कर रहे हो, सिविल केस कर रहे हो, जिस कोर्ट पर क्या लगता है, लिमिटेशन एक्ट लगता है, तो उस कोर्ट में जो भी केसेस होंगे वो लिमिटेशन एक्ट लगेगा। सीधी सी बात, जैसे इंडिया की कोर्ट को लिमिटेशन एक्ट लगता है, तो अगर इंडिया के अंदर केस हो रहा है तो लिमिटेशन एक्ट लगेगा। अगर एज पर लिमिटेशन एक्ट वो केस बाहर है तो बाहर माना जाएगा, एज पर लिमिटेशन एक्ट उस वो केस आप ले सकते हो तो माना जाएगा। हो सकता है जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहां पर केस आप एक ही साल में कर सकते थे, पर अगर इंडिया का कानून बोलता है कि 3 साल में कर सकते हो, उसको लेकर आप केस यहाँ करते हो और कोर्ट उस केस को लेती है, तो उस केस को क्या लगेगा, लिमिटेशन एक्ट इंडिया वाला लगेगा, इंडियन लिमिटेशन एक्ट लगेगा। ये है सेक्शन 11। तो सेक्शन 6, 7, 8, 9 सिंपल सा है, ध्यान रख लेना। सेक्शन 11 पूछा नहीं जाता, बट फिर भी ध्यान रख लेना कि अगर इंडिया की कोर्ट में कोई भी केस होता है तो उस केस पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट लगेगा, उस देश का कानून नहीं लगेगा जिस देश में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दिस इज सेक्शन 11। कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, ये लो आपके इसके कंप्लीट लेक्चर्स, अगर लिमिटेशन एक्ट को लेकर आपको कुछ भी इन डिटेल देखना हो तो आपके जो इसके कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो भी अपलोडेड है आपके कोर्स में, तो आप देख सकते हो।
चलिए ठीक है, तो फिर क्लास को खत्म करते हैं। 5 बजे आपकी क्लास होगी, हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 से अपने चालू करेंगे। 8 से लगभग 16 नहीं तो 20 कोशिश करेंगे, जितना भी हो पाएगा उसको करेंगे, ठीक है। तो अब क्लास खत्म करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। कोर्ट फीस और राजस्थान एक्साइज एक्ट के नोट्स आपके अपलोड हो गए हैं। उसके अलावा और कोई भी हो तो आप बता देना। नहीं यार, क्योंकि 5 बजे आपकी क्लास है, अब ये 15 तक होते होते 4 बज जाएगा। फिर आप लोग 5 बजे वाली भी क्लास हेक्टिक हो जाएगा आप लोग के लिए। इतना बहुत है आज के लिए, क्योंकि 5 बजे की क्लास है, आप लोग को भी कुछ और भी पढ़ना होता है, आप लोगों को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए। अगर 4 बजे तक क्लास चलेगी तो अगली क्लास 5 बजे वाली कैसे करोगे आप? जी ठीक है, शेयर कर देंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू, क्लास खत्म करते हैं।